नमस्कार, भारत एट 7 खबर राजयोगी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। रियो डी जेनेरो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी घमासान के लिए थमा चुनाव प्रचार। सत्ता पाने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। 20 नवंबर को होगा मतदान। झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भी थमा प्रचार अभियान। एक संसदीय समेत 15 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं हटेगा ग्रैब वो। एनसीआर राज्यों से 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर थामा भाजपा का दामन। और अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। आखिरी दिन सभी दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान का शोर थम चुका है। सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महायुति और महाविकास आघाड़ी सहित सभी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे, सोलापुर और रायगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोंदिया और नागपुर में रैलियां की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में रोड शो कर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पालघर में जनसभा को संबोधित किया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एससीपी के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महाविकास में कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों और अन्य सहयोगी दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमवीए से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 95 और एनसीपी एससीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अन्य सहयोगी दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में दलित, ओबीसी, मराठा, मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का भी है और महायुति और एमवीए दोनों ने ही महिलाओं के वोट पर कब्जे की पूरी कोशिश की है। महायुति ने जहां लाड़की बहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को सत्ता में फिर से लौटने पर बढ़ाने का वादा किया है, वहीं एमवीए ने सरकार बनने पर महायुति से भी ज्यादा राशि देने का वादा किया है। ऐसे में सवाल ये है कि महाराष्ट्र में महिलाओं का साथ किसे मिलेगा। महाराष्ट्र में कुल मतदाता 9.53 करोड़ हैं और इनमें 4.9 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 4.6 करोड़ महिला वोटर हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 145 है। विधानसभा की कुल सीटों में 29 एससी और 25 एसटी उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य की 288 सीटों पर कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को 161 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यूपीए को 98 सीटें मिली थी, 29 सीटें अन्य को मिली थीं। इनमें 16 सीटें छोटे दलों को मिली थीं, 13 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में जनादेश किसके साथ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। मतदाता अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें और मतदान की प्रक्रिया में भाग लें, इसके लिए प्रयास जारी है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुणे शहर के नारलकर संस्थान के MBA के छात्र मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इन पर युवाओं से डीडी न्यूज के संवाददाता धीरज कुमार ने बातचीत की। पुणे शहर का ये प्रसिद्ध अलका चौक है और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ MBA के कुछ छात्र मौजूद हैं, उनके फैकल्टी भी मौजूद हैं, जो कि इस शहर में वोटरों को जगाने के लिए, वोटर की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर बात करें। इन लोगों के दिल में क्या है, क्या सोचते हैं वोटिंग के बारे में, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वोटिंग राइट्स के क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा समझाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी तो राइट सरकार आ जाएगी। अगर सरकार अच्छी हुई तो मतलब जो प्रॉब्लम है लोगों को वो सॉल्व हो जाएंगी, लोगों की प्रॉब्लम। वोटिंग का तो राइट वैसे देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर शब्द देखेंगे लोकशाही, क्योंकि लोकशाही के शब्द में ही लोग आते हैं, लोगों का महत्व बहुत है। क्योंकि अगर लोग हमारे यहाँ पे मतलब जो है वो गिने चुने मतलब सही कैंडिडेट देंगे तभी तो हमारा विकास हो पाएगा। अक्सर लोगों को लगता है इलेक्शन डे इज अ हॉलीडे, सो मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये लीडर चुनने का दिन है। सो घर से बाहर निकलो और देश के लिए अच्छा लीडर चुनो। एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट हम वही सोसाइटी को बताना चाहते हैं। जागरूक मतदान होने के नाते हम सबको वोट करने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर युवा घर से बाहर निकली तो सब लोग जागरूक होंगे और लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब युवा मतदार के रूप में बाहर जाए, सब हॉलीडे ना समझे, मतदान चुने, अपना लीडर चुने। जैसे कि आप अगर देख रहे हो कि पिछले 10 साल में जो हमारा इलेक्शन का हो रहा था, महाराष्ट्र का स्पेशली मैं अगर बात करता हूँ, तो यंग जनरेशन का काउंटिंग अगर देखना जाए तो 27% का वोटिंग था, बस 27%। आज अगर आप लोग देखते हो तो कई तादादी में यंग जनरेशन का ज्यादा वोटिंग है और जितने प्राउड लोग हैं उसका वोटिंग कम हो रहा है। मतलब ऐसा है कि ये मैसेज हमारा इतना ही है कि यंग जनरेशन को जितनी ज्यादा जान है उतनी हमारी प्राउड लोगों में भी होनी चाहिए। सिर्फ महिलाएं नहीं, बहुत लोग जैसे बाहर जाकर अगर मतदान करेंगे तो अगले 5 साल तक अच्छी सरकार रही तो हमारे देश की भी प्रगति होगी और उसके साथ साथ हमें जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी अच्छे से हमें मिलेंगी। अपने वोटिंग राइट के जरिए आप अच्छे प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ऐसा प्रतिनिधि जो आपके इलाके का काम करे, आपके क्षेत्र का काम करे, आपके राज्य का काम करे और आपके राज्य को विकसित राज्य बनाए। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे। और महाराष्ट्र के पुणे से ही धीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज, मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, चुनावी लड़ाई जो है वो भी वहां पर कांटे की है और तमाम प्रयास किए गए हैं। किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चुनावी रणनीति है वो विभिन्न दलों की क्या कुछ देखने को मिली प्रचार के दौरान? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त मैं पुणे में मौजूद हूं और पुणे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत कम रहा, तो इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो स्वयंसेवी संगठन हैं या जो MBA के जो छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं और कुछ संस्थाओं ने इसका एक तरीके से एक जिम्मा लिया अपने कंधे पर कि लोकतंत्र के महापर्व में कैसे लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला जाए, कैसे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए
और कैसे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाकर एक अच्छा प्रतिनिधि, एक नेक प्रतिनिधि चुना जाए, जो क्षेत्र के विकास के लिए आगे आए, जो क्षेत्र के विकास के लिए, जिसके अंदर एक विजन हो, जिनके अंदर एक तस्वीर हो कि एक बेहतर इलाका वो किस तरीके से बना सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ के जो संगठन हैं वो इसके लिए आगे आए हैं। ये एक लोकतंत्र के लिए हम कह सकते हैं कि ये अच्छा संकेत है। और जहाँ तक आपने आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी दिन था, शाम 5 बजे जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम गया। और जो हम नहीं कह सकते केवल बीजेपी या कह सकते हैं कांग्रेस, बल्कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों दलों के जो नेता थे वो शाम 5 बजे तक जो जनता के बीच जाते रहे, अपना पसीना बहाते रहे। और हर प्रत्याशियों की ये चाहत थी कि हम अधिक से अधिक लोगों से मिल पाएँ, अधिक से अधिक जनता के बीच में वहाँ तक पहुंचकर एक तरीके से उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। बड़े रोड शो पुणे शहर में हमने देखे कि बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी रोड शो करी और उस रोड शो के काफिले में उनके कार्यकर्ता, उनके जनता, महिलाओं को हमने देखा। तो एक तरीके से जो प्रत्याशियों ने अपने शक्ति प्रदर्शन को भी आखिर में शाम 5 बजे तक दिखाने की कोशिश की और शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो जीतने वाले हैं या किस तरीके से उनके पक्ष में माहौल है। तो हालांकि ये सब जो चुनाव में इस तरीके के जो कैंपेन होता है और आखिरी दिन तक कैंपेन भी किया जमकर, मतदाताओं की जो चुनावी दल थे और तैयारियां भी वहां पर पूरी हो चुकी हैं, उत्साह भी दिखाई दे रहा है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके ये सोलर पावर बन गया, फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC Green, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, brightening India's tomorrow with green watts. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। इस चरण की 38 सीटों के चुनावी समर को जीतने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से आखिरी दांव खेलते हुए आक्रामक प्रचार अभियान चलाया गया। संताल और कोयलांचल में प्रचार का शोर थम गया है। अब वोटरों की बारी है। दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से हर तरह के चुनावी तड़के लगाए गए। जनता पर किसके वायदे और दावे का असर पड़ा, यह 20 नवंबर को तय होगा, जिसका खुलासा 23 नवंबर को होगा। झारखंड विधानसभा की 81 में से 43 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब बाकी बचे 38 विधानसभा क्षेत्रों में जनता को जनादेश सुनाने की बारी है, जिसके लिए सोमवार को चुनावी प्रचार का शोर थम गया। इस चरण का रण जीतने के लिए सभी दलों और प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एवं सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा समेत अन्य स्टार प्रचारक प्रचार वार में शामिल हुए और जनसभा एवं रोड शो के जरिए जनता से समर्थन मांगा। झारखंड में एनडीए के प्रमुख घटक दल आसू पार्टी के सुदेश महतो और लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने भी धुआंधार प्रचार किया।
इसी तरह इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, गुलाम अहमद मीर समेत अन्य नेताओं ने जमकर प्रचार किया। गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने भी रैलियां और रोड शो किया। उधर राजद की ओर से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, जबकि सीपीएम पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात की भी कई चुनावी सभा हुई। इधर 20 नवंबर के मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी की मतदाताओं से जुड़ी अपील के प्रसारण पर मनाही रहेगी। कोई भी इलेक्शन का वो साइलेंट पीरियड में कोई भी मीडिया बाइट वगैरह में इसी तरफ से पॉलिटिकल मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 38 सीटों के चुनाव के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 48 बूथों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यूनिक बनाया गया है। साथ ही 239 बूथ महिलाएं, जबकि 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था का जिम्मा युवाओं के हाथों में होगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इसी इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाए जा रहा है। वुमन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। इस चरण में जेएमएम के हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, कांग्रेस के दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी समेत कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर होगी। आखिरी चरण का आखिरी दाव राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार में खेला जा चुका है। अब जनता को अपना आखिरी दाव खेलना है, जो यह तय करेगा कि संथाल और कोयलांचल के वोटरों के दिल में कौन बसता है। ये सीटें सत्ता हासिल करने की कुंजी भी है और सत्ता शीर्ष तक पहुंचने की सीढ़ी भी। दूरदर्शन समाचार के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और झारखंड के देवघर से राजेश राज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर है। राजेश, आक्रामक चुनाव प्रचार देखने को मिला, दावे प्रतिदावे वादे भी। ये जो 38 सीटें हैं ये किन मायनों में खास है, क्योंकि दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। दूसरे चरण में भी बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। रिपीट करना नहीं चाहूँगा रमा, मैं उन सीटों का जिक्र करना चाहता हूँ जो संथाल परगना की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जैसे दुमका की जो सीट है वहाँ से जो बसंत सोरेन है, शिबू सोरेन के छोटे बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई, वो किस्मत आजमा रहे हैं। बगल का एक सीट है जामताड़ा, जहाँ से शिबू सोरेन की बागी बहू जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में है, सीता सोरेन, वो जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी चुनाव मैदान में डटे हैं। और ठीक उनके बगल की जो सीट है नाला से बिहार जो झारखंड विधानसभा के जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, वो चुनाव मैदान में है। कल उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। वहीं पर राजधनवार की बात करें तो बाबूलाल मरांडी चुनाव मैदान में है। गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में है। जामा से बात करें तो जामा से लुइस मरांडी, जो लुइस मरांडी 2014 में जब झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो हेमंत सोरेन 2 सीटों से किस्मत आजमा रहे थे, बरहेट और दुमका। बरहेट पर उन्होंने जीत हासिल की थी और दुमका में मुख्यमंत्री रहते वो चुनाव हार गए थे और उन्हें पराजित किया था लुइस मरांडी ने। और बाद में बसंत सोरेन जो है 2019 में चुनाव जीते थे। लुइस मरांडी भाजपा से पाला बदलकर जेएमएम में आ गई है और उन्हें जामा जो दुमका की एक सीट है वहाँ से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो संथाल परगना की जितनी भी सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि ये 18 सीटें यहाँ पर आती हैं। 18 में 9 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, 4 सीटें कांग्रेस के पास है, 1 सीट झारखंड विकास मोर्चा से पोरैया हाट में प्रदीप यादव जीते थे, महत्वपूर्ण हो जाता है, कांग्रेस के प्रत्याशी हो चुके हैं। तो 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास और 14 सीटें जो हैं
वो जेएमएम के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है कि संथाल परगना में उनके जो सीटों की संख्या है वो बढ़े, और कोयलांचल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से भी ठीक ठाक रहा है। बोकारो में बिरंची नारायण पहले से एमएलए रहे हैं, चंदन बावरी जो है, अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष जो है, वो चंदन क्यारी से चुनाव मैदान में हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोयलांचल का इलाका है, झरिया में भी बिल्कुल आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। NTPC Green Energy Limited, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, a Maharatna CPSE, strategically focused on developing a portfolio of utility-scale renewable energy projects, launches an initial public offering of equity shares of face value of rupees 10 each through the book building process with a price band of rupees 102 to rupees 108 per equity share. Bid issue opens Tuesday, November 19, closes on Friday, November 22nd, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLMs, stock exchanges and the company. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ग्रेफ 4 के तहत कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस दौरान स्कूलों से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में फटकार लगाई है, जबकि भाजपा ने लोगों को मास्क बांटने के साथ आप सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का आगाज हो चुका है। दिल्ली वासियों को ठंड और धुंध के साथ गंभीर से अधिक स्तर के प्रदूषण की दोहरी मार से भी जूझना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता और खराब हो गई और कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई रही। वायु गुणवत्ता गंभीर प्लस स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 1000 के भी पार पहुंच गया। वहीं कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर जहरीले झाग तैरते दिखे। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों ने सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन की शिकायत की। दिल्ली में बढ़ी धुंध के कारण 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। वहीं उड़ानों पर भी धुंध और कोहरे का असर दिखने लगा है। लो विजिबिलिटी के कारण सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। इस बीच भाजपा ने जनता को मास्क वितरित कर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में राज कर रहे आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, जो समस्याओं से मुंह चुराते रहे 10 साल में। इस दौरान दिल्ली
और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के साथ कि किस तरह से दिल्ली में स्थिति बदतर हो रही है और दिल्ली सरकार जो है इसके लिए कितनी जिम्मेदार है। अमरेंद्र, आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई और दिल्ली सरकार किस तरह से कटघरे में खड़ी है। देखिए रमा, पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखें तो दिल्ली की आबो हवा दम घोंटू हो गई है। लगातार AQI लेवल जो है अपने बेहद ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है और आज से जो है दिल्ली सरकार ने जो है इसके तहत कुछ आदेश जारी किए थे जिसमें उन्होंने 10वीं तक मतलब यानी कि 10वीं और 12वीं को छोड़ के सारी क्लासेस जो है ना उन्होंने बंद कर दी थी और ऑनलाइन क्लासेस की बात कही थी। इसके अलावा कुछ और प्रावधान ग्रैब 3 के तहत लागू किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे आज बेहद ही गंभीर दिखी और उन्हें साफ तौर पर दिल्ली सरकार सहित पॉल्यूशन बोर्ड को भी ये फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं राजधानी दिल्ली के लोगों को जो है साफ हवा और स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। और दिल्ली सरकार से साफ तौर पर पूछा कि आखिर क्यों नहीं अभी तक आपने ग्रेड 4 के जो है वो नियम लागू किए गए। उसमें साफ तौर पर उनसे ये भी पता किया कि आपने जो आदेश दिया है उसमें 10वीं और 12वीं को बुलाया गया जबकि बाकी क्लासेस ऑफलाइन की गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उन्हें कहा है कि आप इस पे 10वीं और 12वीं तक की भी छुट्टियां करें और ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ाने के लिए बात करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आज इसलिए भी गंभीर दिखा, उन्होंने बाकायदा बोला कि दिल्ली सरकार ने जितने वादे किए वो कभी भी पूरे नहीं हुए। और अगर बात की जाए जो पॉल्यूशन कंट्रोल की, तो पॉल्यूशन कंट्रोल के तहत जितने भी फॉग सेंटर थे, स्मॉग जो सेंटर बने थे वो काम नहीं कर रहे हैं। जो पानी का छिड़काव लगातार कंटिन्यू नहीं जा रहा है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है और उसके तहत वो टास्क फोर्स बाकायदा वहां पे जाके इलाकों की चेक करेगी और किस तरह से पॉल्यूशन लेवल करने का प्रयास करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जब अगली सुनवाई होगी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे आपको गोवा ले चलते हैं जहां पर CM प्रमोद सावंत इफ्फी पर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। 14 फिल्म 25 एंट्रीज आयल्यो भितर सिलेक्शन जावन 14 फिल्म जी आसा पळय ही सिलेक्टेड जाल्ली आसा वीच इज एन डायरेक्टेड कट फिल्म इज 4 फिल्म आणि गोवन प्रोड्युसर 10 फिल्म्स अशा पद्धतीची 14 फिल्म्स जी आसा पळय ही स्क्रीन केली वतली फक्त ह्या इफ्फीच्या निमित्तान। ओके, हाज्या व्यतिरिक्त आमकां दर वर्सा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द NFDC हाज्या कडल्यान आयोजना खातीर बाकीचे सगळे करपा खातीर आमकां खूब बरो सपोर्ट आनी सातत्यात मेळटा। Once again, thanks for the Government of India for the Information and Broadcasting Ministry and also for the NFDC for the support to organize this International Film Festival. Once again, I welcome for all the delegates, those who are coming for the 55th International Film Festival in the state of Goa. Thank you. तो गोवा से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।